ये इंसान 27 घंटों तक एक गुफा में फंसा रहा और इसे बचाने के लिए बड़े से बड़े रेस्क्यूअर आए, लेकिन उनके आने के बावजूद भी यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर लोगों का दिल दहल जाता है। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो इस वीडियो को आगे ना देखें, क्योंकि ये कहानी सुनकर अच्छे से अच्छे लोगों को डर लगने लगता है। यह है द मोस्ट अनयूजुअल एंड मोस्ट टेरिफाइंग डेथ। यह है नट्टी पट्टी केव की कहानी। 24 नवंबर 2009 इस दिन अमेरिका के यूटा में रहने वाले जॉन एडवर्ड नाम का एक 26 साल का लड़का, जो अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर सीधा अपने घर पहुंचा। आज वो घर इसलिए जल्दी जा रहा था क्योंकि आज उसका अपनी पूरी फैमिली के साथ एक केव को एक्सप्लोर करने का प्लान था, और ये प्लान उनकी लाइफ का सबसे डेंजर डिसीजन होने वाला था। तो सभी घर वालों का प्लान ये होता है कि 24 नवंबर की रात ठीक 8 बजे नट्टी पट्टी केव को एक्सप्लोर करने हम वहां पहुंच जाएंगे और कुछ ही घंटों बाद वापस घर लौट आएंगे। लेकिन वहां जो होने वाला था वो ये सब लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। इन्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इन्होंने कितना गलत फैसला किया है। लेकिन जॉन बहुत एक्साइटेड था क्योंकि वो इस केव में पहली बार जाने वाला था, जबकि इसे काफ़ी केविंग का एक्सपीरियंस भी था क्योंकि बचपन में ये अपने भाई के साथ केविंग किया करता था। जिस केव में ये जाने वाले थे उस केव में एक ऐसा सेक्शन है जो काफ़ी चैलेंजिंग है, जिसे बर्थ कैनल कहा जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा नैरो और टाइट है। और इसी वजह से वहाँ पर एक्सपीरियंस केवर भी अपनी बॉडी को स्क्विच करके निकाल नहीं पाते हैं। मोस्टली लोगों के शोल्डर्स वहाँ फंस जाते हैं और जितना भी वो कोशिश कर ले वो नहीं निकलते, और फिर उन्हें वहाँ से निकालने के लिए रेस्क्यू टीम की ज़रूरत पड़ ही जाती है। और ऐसे ही कुछ इंसिडेंट की वजह से इस केव को सालों पहले बंद कर दिया गया था, और ये नट्टी पट्टी केव कुछ नए रूल्स के साथ मार्च 2009 में ही रीओपन हुई थी। और रूल्स ये थे कि केव के अंदर जाने से 21 दिन पहले वहाँ की अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी, और केवर के हर एक ग्रुप में 2 एक्सपीरियंस केवर होना कंपलसरी था। जॉन और उसका 13 साल का छोटा भाई जॉर्ज दोनों ही एक्सपीरियंस केवर थे, क्योंकि वो बचपन से ही केविंग करते थे, तो इन्हें आसानी से अंदर जाने की परमिट मिल जाती है। और फिर सभी घर वाले मिलकर नट्टी पट्टी केव के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं, जिसकी साइज सिर्फ 30 इंच थी, और वो सभी 24 नवंबर की रात 8 बजे केव में घुसते हैं। पूरा ग्रुप केव में एंटर होता है और तकरीबन 1 घंटे तक सब कुछ ठीक रहता है और सभी लोग कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन फिर जॉन, जॉर्ज और उसके 2 दोस्त बिग स्लाइड की जगह पर रुक जाते हैं और आपस में एक मैप देखकर डिसीजन लेते हैं कि वो इस केव के सबसे चैलेंजिंग बर्थ कैनल को एक्सप्लोर करेंगे, जो कि इस केव के सबसे डीपर सेक्शन में है। ये इतना टाइट है कि कुछ ही लोग इस केव को क्रॉस कर पाते हैं, और ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक लॉन्ग टाइट पैसेज है, और अगर आप इसे क्रॉस कर लेंगे तो एक और लंबा टाइट पैसेज आएगा। लेकिन उसे क्रॉस करने के बाद आपको एक रूम मिलेगी जहाँ से आप टर्न होकर वापस आ सकते हैं। हालांकि ये इतना टाइट है कि इसमें एक्सपीरियंस केवर्स को भी घुटन होने लगती है और वो पैनिक हो जाते हैं। जॉन और उसका छोटा भाई जॉस, जो उसके पीछे आ रहा था, उन्हें बर्थ कैनल मिल जाती है और वो दोनों बर्थ कैनल के अंदर एंटर हो जाते हैं। लेकिन यहाँ वो एक गलती कर देते हैं कि जॉन और जॉस जिस रूट में इंटर हुए थे वो बर्थ कैनल की रूट ही नहीं थी। जॉन और जॉस एक्चुअली में एक गलत रूट पर चले गए थे, जिसके बारे में इन्हें कोई आइडिया नहीं था। जॉन 15 फीट आगे मूव करता है और इसी बीच इसके सामने कई सारी चट्टानें भी आती हैं। हालांकि जॉन काफ़ी हेल्दी था, तो वो अपनी बॉडी को डिफरेंट ओरिएंटेशन में मूव करते हुए अपने शोल्डर, अपनी कमर और अपने पैरों को प्रॉपर डायरेक्शन में फोल्ड करके वो आगे मूव करता रहता है। और जॉन अब कॉर्क स्क्रू के रूट में आ चुका था, और जैसे जैसे जॉन आगे बढ़ रहा था पैसेज और भी टाइट होता जा रहा था। लेकिन अब यहाँ से वो वापस नहीं मुड़ सकता था, क्योंकि वो पैसेज बहुत ही ज़्यादा टाइट था। यहाँ वो समझ रहा था कि वो उस बर्थ कैनल में है, जिसे क्रॉस करके उसे आगे एक रूम मिलेगा और इसे टर्न होने का मौका मिल जाएगा, और ये इसी उम्मीद पे आगे बढ़ रहा था। और अब यहीं से सारी चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं, और अब तक वो कॉर्क स्क्रू के एरिया में आ चुका था। इस कॉर्क स्क्रू के एरिया को क्रॉस करने के लिए केवर को बहुत छोटा और फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत पड़ती है, और सिर्फ कुछ ही लोग इसे अपनी स्किल की मदद से क्रॉस कर पाते हैं। और अब इसके बाद वो मोस्ट डिफिकल्ट सेक्शन में पहुंच जाते हैं। 5 साल पहले एक 16 साल का लड़का ब्रॉक क्लार्क यहीं कॉर्क स्क्रू सेक्शन में
It was the moment rescuers had worked so hard for, as deep as 150 feet underground. 16-year-old Brock Clark exhausted, but not seriously hurt. Brock had led other teens into the reaches of the cave when he became stuck and could not free himself. और उसे रेस्क्यू करने के लिए 14 घंटे लगे थे। जॉन इस वक्त उसी एग्जैक्ट स्पॉट पर था जबकि इसकी हाइट 6 फीट थी और तकरीबन वेट 90 केजी था, और इसी वजह से इसको यहाँ पर अपनी बॉडी को टर्न कर कर वापस लौटने का कोई ऑप्शन नहीं था। अगर इसे टर्न होना है तो इसे उस रूम तक पहुँचना ही होगा। इतने कम स्पेस की वजह से वो न चाहते हुए भी आगे बढ़ता चला गया। ये एरिया बहुत ज़्यादा टाइट था, तो जॉन समझ रहा था कि ये बर्थ कैनल की वही सबसे टाइट जगह है जिसके बारे में उसने सुना था, और उसे लग रहा था कि इसको क्रॉस करके आगे एक बिगर स्पेस आएगा जहां से मुझे मुड़ने का, टर्न होने का मौका मिलेगा। और वो अपने स्टमक को प्रेस करते हुए रॉक के सहारे आगे बढ़ रहा था। वो डाउन ऑफ डायरेक्शन में मूव कर रहा था, मतलब जमीन से एग्जैक्ट नीचे की तरफ, और ये बिल्कुल नहीं जानता था कि ये कहाँ पहुंच चुका है। और उसे उम्मीद थी कि आगे कोई एक ओपनिंग पॉइंट जरूर मिलेगा, और फिर वो तभी स्पीड में नीचे गिरने लगता है, और गिरते हुए वो जोर से चिल्लाता है और अपने भाई को आवाज देता है, जॉस तुम मेरी तरफ मत आना, यहाँ पर बहुत स्लिपरी है और मैं नीचे की तरफ फिसलता जा रहा हूँ। और तब जॉन को अपनी हेडलैम्प से एक होल की ग्लिम्स दिखाई देती है और जॉन के अंदर एक उम्मीद जाग जाती है। लेकिन ये जॉन की जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती होने वाली थी। दरअसल जहां वो पहुंच चुका था ये उस केव की एंडिंग थी, और इस जगह की स्पेस 18 बाय 1 इंच थी, मतलब एक लैपटॉप जितनी स्पेस में वो कंप्लीटली अपसाइड डाउन पोजीशन में था। वो खुद को ऊपर पुश करने की कोशिश करता है, बट दिस होल वाज एग्जॉस्टिंग। उसका एक हाथ यूजलेस पोजीशन में था और दूसरा हाथ उसकी चेस्ट के नीचे था। वो दीवार के सहारे खुद को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन ये बहुत जल्दी समझ जाता है कि यहाँ से मेरा निकलना नामुमकिन है। अब वो जॉस को आवाज़ देता है, लेकिन यहाँ जॉस एक अक्लमंदी का मुजाहरा करता है और अपनी डायरेक्शन को बदल कर इस जगह को क्रॉस करने लगता है, यानी सर की जगह पैर ले आता है। ये जॉन की आवाज़ सुनता है और उससे कहता है कि उसकी तरफ मदद के लिए आ रहा है। फाइनली वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर जॉन ट्रैप्ड हुआ होता है, और अब वो देखता है कि जॉन एक छोटे से होल में बुरी तरह से ट्रैप्ड है और सिर्फ उसके पाँव नजर आ रहे हैं। वो जॉन के दोनों पैरों को अपने पैरों से पकड़कर ऊपर की तरफ खींचता है, लेकिन जैसे ही जॉन थोड़ा ऊपर आता तो ग्रिप छूट जाती और जॉन वापस अपनी पोजीशन पे चला जाता, और बार बार ऐसा करने से वो दोनों ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और यहाँ जॉस समझ जाता है कि अब हमें किसी प्रोफेशनल रेस्क्यूअर की ज़रूरत है। अब दोनों के बीच ये डिसाइड होता है, जॉस बाहर जाएगा और मदद लेकर वापस आएगा, और जॉन यहाँ पर खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करेगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी थी। अब जॉस केव से बाहर आता है और अंदर की सिचुएशन बाहर आकर बताता है, और फिर रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जॉन अपसाइड डाउन पोजीशन में था, और इसकी वजह से वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता था। रेस्क्यू टीम के साथ आए हुए डॉक्टर्स का ये कहना था कि अपसाइड डाउन पोजीशन में कोई भी इंसान सिर्फ 8 घंटे ही जिंदा रह सकता है, और उसके बाद उसकी सारी ऑर्गन्स फेल होना शुरू हो जाती है और उसे कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। जॉन के रेस्क्यूअर के लिए सबसे पहले एक फीमेल रेस्क्यूअर अंदर जाती है। इसकी हाइट सिर्फ 5.3 इंच थी, जिसकी वजह से कॉर्क स्क्रू एरिया को सुशी बहुत आसानी से क्रॉस कर लेती है और जॉन तक पहुंच जाती है। अब यहाँ सुशी जॉन से कन्वर्सेट करती है। यहाँ पर जॉन को ये प्रोफेशनल हेल्प देखकर लग रहा था कि वो फौरन ही यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन वो गलत था। सुशी प्रोफेशनल होने की वजह से ये समझ चुकी थी कि ये सिचुएशन जितनी बुरी दिख रही है उससे कई ज़्यादा बुरी है। सुशी जॉन के पैरों को रस्सी से बांधती है और उसे बाहर की तरफ खींचने की कोशिश करती है, लेकिन रोप में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से रस्सी को खींच नहीं पा रही थी और अपनी पूरी फोर्स नहीं लगा पा रही। सुशी वो सब कुछ करती है जो वो कर सकती थी, लेकिन 2 घंटों के बाद वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वो यहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर सभी रेस्क्यूअर मिलकर जॉन को बाहर निकालने के लिए एक प्लान बनाते हैं। डिसीजन ये लिया जाता है कि अब केव में एक पुलिस सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा और एक मशीन के थ्रू उसे खींचा जाएगा। ये कोई सिंपल सिचुएशन नहीं थी और हर एक पुलिस सिस्टम को इंस्टॉल होने में घंटों का टाइम लग रहा था, और इसी दौरान जो भी केवर वहां पर काम कर रहा था वो जॉन से बातचीत भी कर रहा था।
ताकि वो ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स रहे। जॉन को वहां अब तक 12 घंटे हो चुके थे और वो अपनी पूरी रात अपसाइड डाउन पोजीशन में रखकर गुजार चुका होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी की अपनी एक फिजिकल लिमिटेशंस होती है और जॉन उस लिमिटेशंस को भी पार कर चुका था। उसका 90 केजी का जिस्म इस वक्त ग्रेविटी से लड़ रहा था। उसके ब्लड सर्कुलेशन में गड़बड़ हो चुकी थी और वो अब ऑक्सीजन को भी कम ले पा रहा था। पूरी रात यहाँ बिताने की वजह से ये सब कुछ बहुत एग्रेसिव होता जा रहा था। अब जॉन के लेग्स काम करना बंद कर चुके थे। रेस्क्यूअर और जॉन की फैमिली को जॉन को ऐसी हालत में देखना बहुत ही तकलीफदेह था, लेकिन यहाँ सब लोग हेल्पलेस थे और ड्रिल करते हुए रेस्क्यूअर्स भी एग्जॉस्ट होना शुरू हो गए थे और अब यहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन भी कम होता जा रहा था। लेकिन इसी दौरान जॉन के पास एक वाइड टेलीकॉम सिस्टम लगाया जाता है और उसकी वाइफ से बात करवाई जाती है जिसका नाम था एमिली, और वो जॉन को एंगेज करने की कोशिश करती है ताकि जॉन होश में रहे और अनकॉन्शियस ना हो जाए। लेकिन जॉन एक बहादुर इंसान था। वो अपनी वाइफ को दिलासा देता है कि मैं यहाँ से जल्द निकल जाऊंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन इस सिचुएशन में सबसे बेहतर ये था कि पुलिस सिस्टम इंस्टॉल हो चुका था और अब रेस्क्यूअर्स अंदर मूव करने के लिए तैयार थे। एक रेस्क्यूअर जिसका नाम रियान था वो केव में जाता है और सीधा जॉन के पास पहुंच जाता है और अब वो उसके पैरों को रस्सी से बांधकर खींचना स्टार्ट करते हैं। लेकिन यहाँ जॉन को इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी। वो जैसे ही जॉन को ऊपर उठाता तो जॉन उसे रुकने को कहता, क्योंकि जॉन के पैरों के नर्व्स अब अल्ट्रा सेंसिटिव हो चुके थे और यहाँ वो दोनों कुछ टाइम के लिए ठहर जाते हैं और फिर वो दोबारा से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जॉन के पैर उसकी हाइट की वजह से ऊपर की सीलिंग को हिट कर रहे थे और उस पैसेज में उसे अपने पैर को ट्विस्ट करना इम्पॉसिबल था। यह रियान फाइनली डिसाइड करता है कि वो जॉन के पैरों को तोड़ देगा और यहीं पर पूरा पुलिस सिस्टम फेल हो जाता है। एक बोल्ट जो जॉन के ठीक ऊपर ड्रिल किया गया था वो दीवार से निकलता है और रियान के सर पे लगता है, जिससे रियान अनकॉन्शियस हो जाता है और जॉन जो तकरीबन आधा ऊपर उठ चुका था वो वापस स्लाइड करके अपनी उसी ठीक जगह पर पहुंच जाता है और अब जॉन रिस्पॉन्स करना छोड़ देता है। ऐसा लग रहा है कि ये मूवमेंट जॉन की फाइनल मूवमेंट और अब वो शायद कभी बाहर नहीं आ सकता। और रियान जब होश में आता है तो उसके सर से खून बह रहा होता है। वो मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज था कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। खैर, रियान को वहाँ से बाहर निकालकर हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। अब रेस्क्यू टीम ये डिसीजन लेते हैं कि शायद जॉन मर चुका है और फिर रेस्क्यूअर टीम ये फैसला करती है कि पैसेज में मेडिकल प्रोफेशनल्स को भेजा जाएगा ताकि वो देख सके कि जॉन अब जिंदा भी है या नहीं। और वही होता है जिसका डर था। मेडिकल रेस्क्यूअर कंफर्मेशन देते हैं कि जॉन मर चुका है। 25 दिसंबर की रात 11:56 पे ऑफिशियल कंफर्मेशन कर दी जाती है। जॉन एडवर्ड जोन्स ऑफिशियली इज डेथ। 120 रेस्क्यूअर ने बैक टू बैक 27 घंटे कोशिश की कि किसी तरह जॉन को बचा लिया जाए। जॉन अपनी लाइफ के आखिरी 27 घंटे एक एक्सट्रीमली इन्वर्टेड पोजीशन में था, लेकिन यहाँ पर जॉन के 27 घंटे जिंदगी और मौत से लड़ने को सभी सलाम कर रहे थे। लेकिन अथॉरिटी अभी भी कोशिश कर रही थी कि जॉन की बॉडी को केव से किसी तरह बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन बातचीत के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि ये करना रेस्क्यू टीम के लिए काफ़ी डेंजर होगा और फाइनली डिसीजन लिया जाता है कि जॉन की बॉडी हमेशा के लिए वहीं दफन रहेगी और एंट्रेंस को कंप्लीटली तौर पे बंद कर दिया जाएगा और एक हफ्ते बाद पूरी नट्टी पट्टी केव को हमेशा के लिए सील कर दिया जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।